और एजुकेशनल बेटा मेरा जो बैकग्राउंड है वो एमफिल इंग्लिश लिंग्विस्टिक्स है। और इसके साथ साथ अल्हम्दुलिल्लाह जो है मैं गवर्नमेंट लेक्चरर के तौर पे भी काम कर रहा हूँ 17 स्केल पर। और वर्किंग मेरी अल्हम्दुलिल्लाह सीएसएस पीएमएस और इसी तरीके से जो पीपीएससी के जो वन पेपर प्रिपरेशन है उसमें अल्हम्दुलिल्लाह मेरी वर्क काफ़ी ज़्यादा होती है। तो जो मेरे फेवरेट सब्जेक्ट्स हैं, इंग्लिश तो ज़ाहिर है ही है, उसके साथ-साथ बेटा जियोग्राफ़ी के हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छा एक मतलब एक फेवरेट सब्जेक्ट है, तो वह मैं पढ़ाता हूँ। तो बेटा जो आपका जियोग्राफ़ी है बेसिकली इसी के ऊपर आप समझ लें कि आपका जो सारा पेपर है वो डिपेंड करता है, चाहे आपका वो सीएसएस का हो, चाहे पीएमएस का हो, चाहे पीपीएससी हो। तो जिस बच्चे का जियोग्राफ़ी अच्छा नहीं है, उसका बैकग्राउंड ठीक नहीं है, तो डेफ़िनेटली उसको फिर कुछ प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है पेपर में। तो इसीलिए जो है ना वो सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो ये है कि आप अपने जियोग्राफ़ी को जो है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर करें, ताकि आपको जो है ना चीज़ें वो अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। तो आज बेटा हम जो है ना अपना जियोग्राफ़ी के हवाले से कुछ बेसिक चीज़ें इंशाल्लाह आपको समझाऊँगा कि जी बेसिकली जियोग्राफ़ी है क्या? और इसके साथ-साथ जो है ना वो 1-2 कंट्रीज़ को इंशाल्लाह प्रॉपर तरीके से प्रिपेयर करेंगे। सही बेटा? बेटा ये 2 मिनट आप वेट कर लें इतने यानी के बाद जो है ना हम प्रॉपर इंशाल्लाह स्टार्ट कर लेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। जी, वालेकुम सलाम। अच्छा सर, ये एमओडी असिस्टेंट डायरेक्टर के सिलेबस के हवाले से आपका कोई है इसमें? कौन-कौन से सब्जेक्ट हमने तैयार करने हैं असिस्टेंट डायरेक्टर एमओडी? इसका बेटा ना मैं ग्रुप के अंदर डिटेल के साथ आपको ना सेंड कर दूँ, प्रॉपर जो चीज़ें हैं। जी सर, मेरे पास है। मैं सिलेबस अच्छा। शेयर कर देता हूँ अभी बच्चों को। और हुँ, हुँ। बाकी आपने जो पढ़ाना है ना वो अपना ना बच्चों के साथ बता देना क्या क्या करवाना है। जो तो सर मैं सारा ऐसे बता देता हूँ, परेशान ना होना इंशाल्लाह। अभी मैंने टाइम लिया, थोड़ा-सा बच्चे जॉइन कर रहे हैं हमें, उसके बाद इंशाल्लाह करते हैं। तस्वीर क्लियर नहीं आ रही। क्लियर होनी चाहिए, क्यों नहीं क्लियर? डबल क्लिक करें और इसको ज़ूम कर लें आप। हाँ जी। सर अभी भी ना क्लियर नहीं है तस्वीर। 1 मिनट।
सही है सर, गुजारा है, पढ़ा जा सकता है जो लिखा है। एक मिनट, मैंने बेटा ये बंद करके फिर चलाता हूँ। जी सर अब ठीक है, अब क्लियर हो गई है। चलें जी बेटा, विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम वी शुड स्टार्ट आवर लेक्चर दैट इज रिलेटेड टू द जियोग्राफी। आज हम डिस्कस करेंगे बेटा कि व्हाट इज जियोग्राफी। ये जियोग्राफी बेसिकली है क्या, ठीक है। और इसके साथ आज हम पढ़ेंगे जी इंडिया के मैप को। तो सबसे पहले मैं आपको ये समझा दूं कि जी व्हाट इज जियोग्राफी। कि जो बेटा आपका जियोग्राफी जो सब्जेक्ट है, इसमें बेसिकली दो वर्ड्स होते हैं, एक जियो एक ग्राफ। जियो का मतलब होता है जी अर्थ, और ग्राफ का मतलब होता है जी स्ट्रक्चर, ठीक है। स्ट्रक्चर, मैप, नक्शा। तो जमीन के नक्शे के बारे में स्टडी करने का नाम जियोग्राफी है। जियोग्राफी इज द साइंटिफिक स्टडी अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, about the direction and location of the earth geographically, physically structure of the earth, so that is called geography। कि जिसके अंदर हम अपनी, यानी ये बेटा जिस तरह जो है ना, ये जमीन है, ये लैंड है, और ये आपको जो है ना ये वाटर, पूरी दुनिया में जो है ना ये चारों तरफ है पानी ही पानी है, और दरमियान में हमारी जमीन है। कुछ हिस्सा पानी का यहाँ पर है, कुछ यहाँ पर है, कुछ यहाँ पर है। इस तरह 7 पानी के बड़े बड़े, सॉरी जमीन के 7 हिस्से हैं, ठीक है, पार्ट्स एंड लैंड के। तो जमीन के ये जो पार्ट्स जमीन के ऊपर है ना जी, जिस तरह एक ये पार्ट हो गया, एक ये पार्ट हो गया, एक ये पार्ट हो गया, एक ये हो गया जी, एक ये 4 मैंने बना लिए। एक जनाब हमने इधर बना लिया जी, ये सारा पानी है, और एक हमने जनाब इधर बना लिया। तो अब मिसाल के तौर पर ये जो हमें जो नजर आ रहे हैं ना जी बेटा, ये जो मैंने बनाए, इनको हम क्या कहते हैं जी, ये सारे के सारे क्या हैं जी, कॉन्टिनेंट। कॉन्टिनेंट है, समझ रहे हैं कि लैंड पार्ट, ठीक है, जमीन का, यानी कि लार्ज पीस ऑफ द लैंड, लार्ज पार्ट ऑफ द लैंड दैट इज सिचुएटेड ऑन द वाटर। कि जमीन का वो हिस्सा जो पानी के ऊपर है बेटा, वो कॉन्टिनेंट कहलाता है, वो बर्रे आजम कहलाता है। अब ये बर्रे आजम है क्या बेसिकली? बर बेटा कहता है जी खुश्की को, किसे कहते हैं जी, खुश्की को, और आजम कहता है जी बड़ा हिस्सा। तो जमीन का वो खुशक बड़ा हिस्सा कि जो पानी के ऊपर फॉल करता हो, उसे बेटा कॉन्टिनेंट कहते हैं। अब इसका नाम दे दिया जी बेटा कि ये एशिया है, ये जनाब यूरोप है, ये जनाब अफ्रीका है, समझ रहे हैं बात को, ये ऑस्ट्रेलिया है, ये जनाब आपका जनाब ये अंटार्कटिका है, और ये नॉर्थ अमेरिका है, और ये साउथ अमेरिका है। तो जमीन के जितने भी बड़े बड़े पार्ट्स हैं, इन सब को बेटा क्या कहते हैं जी, कॉन्टिनेंट कहते हैं, ठीक है। तो जियोग्राफी के अंदर हम क्या करते हैं बेटा, कि ये जो जमीन है, जमीन में जो कुछ भी है, इसके मतलब नॉर्थ में क्या है, इसके सॉरी साउथ में क्या है, इसके ईस्ट में क्या है, और इसके वेस्ट में क्या है, इन सब को जानने का नाम, इसके लोकेशन को समझना, और इसके इर्द गिर्द क्या कुछ है, इन सब को समझने का नाम बेटा क्या है, जियोग्राफी है, ठीक है। ये मैंने मेजर आपको एक कॉन्सेप्ट दिया है, इसको कहते हैं बेटा जियोग्राफी। तो आज हम, यानी इसी जियोग्राफी के पार्ट में से आज हम पढ़ेंगे जी इंडिया को, ठीक है जी। कि जी इंडिया जो है ना बेसिकली ये कौन से कॉन्टिनेंट में आता है, और इसके इर्द गिर्द क्या है, इसके नॉर्थ में क्या है, साउथ में क्या है, ईस्ट में क्या है, व्हाट्स एवर जितनी भी चीजें हैं, तो इंशाल्लाह ये आज हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, तो बेटा सबसे पहले आप ये समझिए कि जो इंडिया है ना बेटा, ये इंडिया एशियन, एशिया जो कॉन्टिनेंट है,
उसके अंदर यानी कि जो है ना इंडिया आपका फॉल करता है। एशिया में 48 कंट्रीज हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी सर। सर बच्चों से पूछे उनको पिक्चर विजिबल नजर आ रही है? जी सर, मैंने बच्चों को बोला हुआ है अगर किसी को कोई मसला है तो मुझे बता देंगे पिक्चर के हवाले सर से। अभी क्लियर बच्चे ने कहा है कि हाँ जी क्लियर है सर। ठीक। ओके, बताया था मुझे भाई साहब बच्चे ने, तो मैं इसलिए नहीं बोल सकूँ। एशिया के अंदर जो है ना 48 कंट्रीज है और इंडिया जो है ना बेसिकली बेटा इज वन ऑफ देम। इंडिया भी जो है ना एशिया का ही पार्ट है। दुनिया के अंदर टोटल 7 कॉन्टिनेंट है, उनमें से एक एशिया है और एशिया के अंदर बेटा इंडिया है। और एशिया की ये आपकी जो है ना वो साउथ साइड में आता है। एशिया के साउथ में इंडिया है। एशिया के साउथ में टोटल 8 कंट्रीज है जिनमें से इंडिया इज वन ऑफ देम। इंडिया एक है। इंडिया बेसिकली एशिया के साउथ में आता है। तो ये है जी हमारा आज का इंडिया। ये सारी मैंने इसकी बाउंड्री बनाई। ये यूं जनाब जो है ना ये आपका इंडिया है। अच्छा, अब अगर बेटा इसको एशिया में आबादी के लिहाज से अगर जो है ना वो देखा जाए तो एशिया का जो है ना वो आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा मुल्क है। और कुछ माह पहले ये पूरी दुनिया में आबादी के लिहाज से पहला मुल्क था, लेकिन अब दोबारा जो है ना बेटा वो चाइना हो गया। ठीक है, तो इसकी टोटल जो है ना बेटा मैं आप इसका जो कैपिटल है, सबसे पहले आप इसका कैपिटल जो है ना वो समझे कि जी इंडिया का जो कैपिटल है बेटा वो कैपिटल इसका है जी दिल्ली, जिसको न्यू दिल्ली भी कहते हैं। ये इसके तकरीबन सेंटर से थोड़ा सा ऊपर है। ये यहाँ पर बेटा आपका न्यू दिल्ली है। तो कैपिटल ऑफ इंडिया, उससे सवाल पूछना है जी कैपिटल ऑफ इंडिया क्या है, वो दिल्ली है। अच्छा जी, और ना बेटा ये पेनिनसुला टाइप बना हुआ है। अब आपको मैं एक टर्म समझा दूं कि इंडिया की जो शेप है ये बेसिकली बेटा क्या है, पेनिनसुला है। पेनिनसुला क्या होता है कि जिसके यानी आप इसको समझ लें कि जजीरा नुमा होता है कि जिसके 3 अतराफ में पानी हो और एक तरफ खुशकी हो। अब इंडिया का जो है ना बेटा ये अगर आप इसके वेस्ट में जाए तो यहाँ पर ये जो है ना अरेबियन सी टकरार है। इसके मतलब वेस्टर्न पाकिस्तान है और यहाँ पर ये अरेबियन सी है। इधर जनाब ये इंडियन ओशन है। इसके साथ यहाँ जो कि बंगाल है तो ये बे ऑफ बंगाल है। तो मतलब ये है कि इधर भी बेटा वाटर है इस साइड पर, यहाँ पर भी बेटा वाटर है। ठीक है जी, ये भी वाटर है, ये भी वाटर है, उसके साथ ये भी वाटर है। तो जमीन का वो हिस्सा कि जिसके 3 अतराफ में बेटा पानी हो और एक तरफ खुश्की का हिस्सा हो उसको क्या कहेंगे, पेनिनसुला कहेंगे। तो इंडिया जो है ना बेसिकली क्या है जी, पेनिनसुला है। और दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट पेनिनसुला है। दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट पेनिनसुला क्या है जी, इंडिया है। इतनी बात आपको यहां तक समझ आ गई बेटा सबको? जी सर। हाँ जी, इतना आप क्लियर कर लें। अच्छा, तो उसके बाद अब हम इसकी जो है ना बेटा नॉर्थ में देख लेते हैं जी, इसके वेस्ट में कौन सा कंट्री है और उसके ईस्ट में कौन सा कंट्री है। अब इसके बेटा नॉर्थ में जो है ना कंट्रीज आते हैं, ये आपका जो है ना बिल्कुल इसके साथ जो बॉर्डर जो लगी हुई है ना जी, नेपाल भी है, भूटान भी है, और इसके साथ बेटा ये यहाँ से जाके ना ये चाइना की बॉर्डर भी यहाँ पर साथ लगती है। फिर उसके बिल्कुल थोड़ा सा नीचे आ जाएंगे तो ये म्यांमार है, और इसके नीचे बेटा बिल्कुल जो है ना ये इसके ईस्ट में बंगाल है। समझ रहे बात को? तो ये इसकी नॉर्थ साइड है जिसमें आपका नेपाल भी है जी, भूटान भी है, और नॉर्थ ईस्ट में आपका जो है ये म्यांमार आ जाता है, और इसके बिल्कुल ईस्ट में आपका आज का जो है वो बांग्लादेश है। और इसके साथ साथ बेटा ये इसके वेस्ट में पाकिस्तान है। और यहाँ पर नॉर्थ वेस्ट में यहाँ अगर हम थोड़ा सा चले जाएं तो एक तो इसके बिल्कुल नॉर्थ में जो है ना ये नॉर्थ ईस्ट वाली साइड भी ये कश्मीर का इलाका पड़ जाता है जी, जम्मू कश्मीर जिसको कहते हैं। ठीक है, जम्मू कश्मीर है। और थोड़ा सा यूं अगर थोड़ा सा जाए तो जी ये जो है ना ये इसका हल्की सी एक पट्टी जो है ना वो अफगानिस्तान के साथ भी टच कर।
नॉर्थ और ईस्ट में आपका जो है ना, नॉर्थ और वेस्ट में पड़ जाएगा। और इसके वेस्ट में क्या है जी? पाकिस्तान। पाकिस्तान के साथ इसकी जो बाउंड्री लाइन है ना बेटा, इसको कहते हैं जी रेड क्लिफ लाइन। बाउंड्री लाइन विद पाकिस्तान, रेड क्लिफ लाइन। ये सवाल वो पेपर में पूछता है ये। ठीक है जी। अच्छा जी। फिर उसके बाद जनाब इसका जो कैपिटल है वो बेटा क्या है जी? दिल्ली है। ये मैंने आपको बता दिया। पेनिनसुला है, सेकंड लार्जेस्ट पेनिनसुला है दुनिया का, सेकंड लार्जेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ये पेनिनसुला है। उसके बाद इसकी कैपिटल करेंसी की क्या है जी? इंडियन रुपी है, इंडियन रुपी। और इसके साथ साथ बेटा इसका जो है ना, यहां तक आप लोगों को समझ आ गई ये बात सारी? जी सर। सर जो बाउंड्री लाइन है उसको क्या कहते हैं, नजर ही नहीं आ रहा साफ। बेटा इसकी बाउंड्री लाइन पाकिस्तान के साथ रेड क्लिफ लाइन है, रेड क्लिफ। इसका जो प्राइम मिनिस्टर है जी, पीएम नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी जो है बेटा इसका प्राइम मिनिस्टर है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर एक दफ़ा ये रिपीट कर दे कि आपने जो बताया नॉर्थ में, वेस्ट में और वेस्ट नॉर्थ में कौन कौन सी कंट्रीज हैं? बेटा इसके नॉर्थ में जो है ना अपर साइड पे ये नेपाल है, इधर भूटान है, ये चाइना की जो है ना इधर जो है ना ये नॉर्थ ये पड़ जाती है साइड। ठीक है, ये चाइना ऊपर सारा। यहाँ पर इसके जो नॉर्थ ईस्ट है म्यांमार जिसको बर्मा कहते हैं, ये बांग्लादेश है इसके बिल्कुल ईस्ट में। ठीक है, और इसके अगर हम वेस्ट में आ जाए तो बेटा ये पाकिस्तान है। और यहाँ पर जो है ना बिल्कुल इसके नॉर्थ यानी कि समझ लें कि नॉर्थ और ये वेस्ट के बिल्कुल चौंच में जो है ना वो पड़ जाता है जी कश्मीर। ठीक है, जम्मू कश्मीर जिसको कहते हैं। सर किसी भी कंट्री को स्टडी करना उसको जियोग्राफी कहते हैं सर, ये ज्योग्राफी में आता है। जी जी बेटा देखें, अगर किसी कंट्री का जब तक आपके सामने वो मैप नहीं होगा या आप हाथ से मैप नहीं ड्रा कर पाएंगे तो आप उस कंट्री के बारे में अच्छी मतलब समझ लें कि उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते या उसको अच्छे तरीके से आप अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। तो ये मैप बेटा मैं आप जो है ना आपके सामने बना रहा हूँ। तो इसके जो है ना ये आज हम चूंकि इंडिया को पढ़ रहे हैं तो इंडिया के बिल्कुल नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साइड में जितने भी कंट्रीज है वो मैंने आपको बता दिए। तो इस तरीके से पढ़कर जो है ना आप अच्छे तरीके से समझ सकते हैं जी बेसिकली इंडिया क्या है। अच्छा जी, यहाँ तक बेटा आपको समझ में आ गया? जी सर। जी सर। इसका इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें, मैंने यहाँ से थोड़ा सा रिमूव करना है, कुछ मैंने आपको चीजें यहाँ पर लिखवानी है पीपीएससी के हवाले से, जो कि जो कमीशन ने जो चीजें पूछनी होती है बेटा पेपर के अंदर, ये जो आपके पास पेपर में चीजें पूछी गई इससे रिलेटेड वो आपको मैं सारी बताऊंगा इंशाल्लाह। ठीक, इसका माइक ऑन है। चले जी, इसका ना स्क्रीनशॉट ले लें काजी साहब। सर ले लिए। ओके जी, वो ग्रुप में आपने शेयर भी कर देना है। अच्छा जी बेटा, एक चीज मैंने आपको ये बतानी है कि इधर इसके बिल्कुल यानी कि समझ लें कि जी ईस्ट में ये क्योंकि बांग्लादेश है और ये सारी जो है ना बे ऑफ बंगाल है, और इसके साउथ में बेटा ये सारा इंडियन ओशन है। ठीक है, और इधर आपके जो है ना बिल्कुल वेस्ट में इसके जो है ना ये पाकिस्तान, और पाकिस्तान के बिल्कुल नीचे जो है ना वो साउथ में क्या बन जाता है, ये अरेबियन सी है। तो इधर भी वाटर है, इधर भी वाटर है, इधर भी वाटर है, इस वजह से इसको क्या कहते हैं जी? पेनिनसुला कहते हैं, इंडियन पेनिनसुला। अब आगे आप आ जाए जी, ये एरिया के लिहाज से भी कितना बड़ा कंट्री है।
7th लार्जेस्ट बाय एरिया। बेटा इलाके के लिहाज से, लैंड एरिया के लिहाज से दुनिया का 7वां बड़ा मुल्क है इंडिया। और इसकी स्टेट्स ये लिख लें जी। इंडिया में टोटल बेटा 28 स्टेट्स हैं। लार्जेस्ट कौन सी है जी? लार्जेस्ट स्टेट राजस्थान। इंडिया की एरिया के लिहाज से सबसे बड़ी जो स्टेट है बेटा वो राजस्थान है, और जो इसका सहरा है बेटा वो भी इस स्टेट के अंदर आता है, राजस्थान। और ये सिंध के साथ अटैच है। हमारा जो सिंध के अंदर जो सहरा है और राजस्थान का सहरा दोनों आपस में मिले हुए हैं। 75% जो है ना बेटा सहरा जो है ना ये इधर है, और 15% जो है ना ये पाकिस्तान के अंदर, जिसको हम कहते हैं कि थर का सहरा है। समझ रहे हैं ना बात को? हमारी सिंध वाली जो साइड है पाकिस्तान के जो साउथ में अगर हम देखें ना तो ये क्या है जी? सिंध है। तो सिंध और राजस्थान के अंदर जो सहरा है उसको थर कहते हैं बेटा, जिसका 15% पाकिस्तान के अंदर है और 75% है इंडिया की जो स्टेट है राजस्थान उसके अंदर। सर इसे रिपीट करें दोबारा। बेटा बात ये की मैंने कि एरिया के लिहाज से जो इंडिया है ना दुनिया में 7वां बड़ा कंट्री है रकबे के लिहाज से। समझ रहे हो ना बात को? दूसरा एमसीक्यू ये है कि जी इसकी टोटल स्टेट्स कितनी है, हाउ मेनी स्टेट्स इन इंडिया? तो टोटल 28 स्टेट्स हैं। रियासत मतलब 28 सूबे समझ लें, रियासतें बड़ी। फिर उसके बाद लार्जेस्ट स्टेट कौन सी है जी? राजस्थान। इंडिया की सबसे बड़ी जो स्टेट है बेटा वो राजस्थान है। अच्छा जी, एक बेटा एक पालक स्टेट है जी। बेटा एक स्टेट है पालक स्टेट है। ये ना अभी आप सारे खामोश हो जाए, जिसके जहन में जो क्वेश्चन है बेटा उसको लिख लें। एट द एंड ऑफ क्लास हम करेंगे, दरमियान में अगर आप क्वेश्चन करेंगे तो ये सारा रिदम ही टूट जाना है। तो इसलिए बेहतर ये कि अपना क्वेश्चन अगर माइंड में कोई आ रहा है तो उसको लिख लें, और एट द एंड ऑफ लेक्चर इंशाल्लाह हम सारी चीजों को डिस्कस कर लेंगे। तो बेटा ये हाँ जी क्या कह रहे हैं? दशहरा इंडिया और पाकिस्तान में मुख्तलिफ है, उसका नाम क्या? आपका ना माइक जो है ना वो आवाज बहुत ज्यादा ब्रेक हो रही है। सर नेम दशहरा का शेख क्या कह रहे हैं आप? दशहरा इंडिया और पाकिस्तान का नाम क्या है? इंडिया और कौन तरह से हमारी सकते हैं? मुझे समझ नहीं आ रही और क्वेश्चन और लेक्चर के एंड पे इंशाल्लाह कर लेंगे डिस्कस। बेटा ये ना क्वेश्चन आप उसमें ना मैसेज में लिख के शेयर कर दें। आपकी ना आवाज बहुत ब्रेक हो रही, समझ नहीं आ रही। जरूर सर। पालक स्ट्रेट बेटा, स्ट्रेट बेसिकली मैंने ना ये एक टर्म है स्ट्रेट। स्ट्रेट जो है ना वो पालक स्ट्रेट बेसिकली ये इंडिया हो एंड श्रीलंका। इंडिया और श्रीलंका के दरमियान जो स्ट्रेट है ना, पानी की वो तंग पट्टी के जो दो बड़े लैंड एरिया को आपस में मिलाए, जिस तरह ये लैंड है और ये लैंड है, ये पानी की क्या है जी? ये स्ट्रेट है। अब ये इंडिया है जी ऊपर और ये श्रीलंका है। तो इंडिया और श्रीलंका के दरमियान जो स्टेट है जो उनको दोनों कंट्रीज को आपस में मिलाती है उसको क्या कहते हैं बेटा? पालक स्टेट कहते हैं। तो ये पेपर में पूछा गया यूपीएससी के अंदर कि जी इंडिया और श्रीलंका के दरमियान जो स्टेट है, जो पानी की तंग पट्टी है, उसको क्या कहते हैं जी? पालक स्टेट कहते हैं। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद जी आगे पॉइंट देखें।
सर एक मेरा क्वेश्चन है जी जी। सर, ये कौन सी पोस्ट के लिए आप करवा रहे हैं सिलेबस? बेटा कोई ना स्पेशल पोस्ट नहीं होती, ये हर पोस्ट का हिस्सा है। पहले ना अपना एक ये क्लियर कर लें कॉन्सेप्ट कि आप कोई भी टेस्ट देते हो ना पीपीएससी का, फॉर एग्जांपल अगर आप ईओ की तैयारी कर रहे हैं या आईओ की तैयारी कर रहे हैं या एमओडी की तैयारी कर रहे हैं या मिसाल के तौर पे कोई और भी आप टेस्ट तैयार कर रहे हैं, एशियन गेट का आप तैयारी कर रहे हैं, लाइक कोई भी आपका जो है ना ऐसा टेस्ट के जिसके अंदर आपका वन पेपर आता है जी, क्या आता है जी? वन पेपर। अब वन पेपर एमसीक्यूज के अंदर जो है ना ये टोटल आपके 10 सब्जेक्ट्स होते हैं, 10 सब्जेक्ट्स हैं, उनमें से जो कम से कम आपके 7 से लेकर 10 नंबर तक जो जो क्वेश्चंस हैं वो आपके जियोग्राफी में से आते हैं, समझ रहे हैं? और कम से कम लेकिन इसमें सर उन्होंने तो एक पर्टिकुलर सिलेबस दिया हुआ है ना हमें, तो उसके हिसाब से क्यों नहीं चाह रहे हम ज्योग्राफी का? कौन सी पोस्ट के लिए मतलब आपको सिलेबस दिए? फॉर एग्जाम्पल कौन सी पोस्ट की बात कर रहे हैं? बेटा कोई भी पोस्ट ऐसी नहीं है कि जिसमें आपका जीके ना हो, समझ रहे हैं? ये हमारा जीके भी चल रहा है और साथ साथ जो है ना जियोग्राफी भी चल रहा है। जीके प्लस जियोग्राफी ये दोनों इकट्ठे चल रहे हैं हमारे सब्जेक्ट्स। कोई ऐसा पीपीएससी का नहीं है कि जो सिर्फ आपको एक सब्जेक्ट से रेलेवेंट जो है ना क्वेश्चन देगा। हर पेपर को आप उठा के देख लें, पास्ट पेपर्स को, उसमें आपके जीके के क्वेश्चन लाजमी आ रहे होंगे, जियोग्राफी के हवाले से क्वेश्चन आपको लाजमी पूछ रहे होंगे, समझ रहे हैं ना बात को? अभी रिसेंटली एक पीएमएस का पेपर हुआ था, तो उसमें उसने ये पूछा हुआ था जी, पाकिस्तान और जो ना इंडिया के दरमियान जो बाउंड्री लाइन है इसको क्या कहते हैं, समझ रहे हैं ना बात को? आपने कोई जी एक जी पोस्ट में थोड़ी तैयारी करनी है, जो भी जाहिर सीटें आएंगे आपने सबके ऊपर अप्लाई करना है जहां पर भी आप एलिजिबल है। उनका क्राइटेरिया बेटा यही होता है, पीपीएससी में कोई एक सब्जेक्ट खास नहीं होता, पीपीएससी में 10 सब्जेक्ट्स होते हैं और 10 के 10 पर कमांड हासिल करना जरूरी होता है। अगर आप एक सब्जेक्ट को भी लूज कर देते हैं तो आपका मेरिट में नाम नहीं आता। अब आपने 75 मार्क्स कैसे हासिल करेंगे, मुझे बताएं? आप इस सब्जेक्ट को छोड़ दें, फॉर एग्जाम्पल जीके को छोड़ दें, चल इसको जियोग्राफी को छोड़ दें, आप इसमें इस मेरिट पे आ ही नहीं सकते। लेकिन मैं कह रहा हूँ सर जी, एक स्पेसिफिक उन्होंने एक सिलेबस दिया हुआ ना, एक पोस्ट के लिए एक बंदा तैयारी कर रहा है, तो वो फिर सारा तो नहीं ना पड़ेगा? मैं वही आप मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या है कि जी आप मुझे पोस्ट जी, बताएं जिस पोस्ट की आप बात कर रहे हैं, मैं आपको बताता हूँ ना उसमें ईओ के लिए, सिलेबस क्या है। हाँ, ईओ के लिए, ईओ के लिए। ईओ के लिए, ईओ का टोटल सिलेबस क्या है पता है आपको? जी जी, सारा पता है। जी बताएं क्या है उसका सिलेबस? जो उसका जियोग्राफी का सिलेबस है ना, वो ये है कि जनरल अंडरस्टैंडिंग ऑफ जियोग्राफी ऑफ पंजाब है, जिसमें लोकेशंस आ जाती हैं, पंजाब। पंजाब की बाउंड्रीज आ जाती हैं, टोपोग्राफी आ जाती है, अच्छा फिजिकल फीचर, क्लाइमेट्स, वेदर पैटर्न्स, सोइल वेजिटेशन, एग्रीकल्चर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, डेमोग्राफिक एंड इकोनॉमिक फीचर्स एंड तो एनवायरमेंटल क्या इश्यूज आ उसमें जाते हैं। जीके नहीं है बेटा? मेरी बात सुने, उसमें जीके नहीं है? किसमें जीके नहीं है? उसमें ईओ में? तो सर जी, ये जनरल नॉलेज के अंदर उन्होंने स्पेसिफिक चीजें दी हुई हैं, उन्होंने इंडिया का कोई जिक्र नहीं किया हुआ। बेटा जीके के अंदर जनरल नॉलेज में ये आता नहीं इंडिया, या इधर इससे सर जी रेलिवेंट नहीं चीजें लिखा नहीं हुआ आई? कि इधर सिर्फ पंजाब पाकिस्तान का लिखा हुआ उन्होंने सिलेबस। बेटा हम टोटल सेशन में ना, मेरी बात सुने, हमने इसके अंदर जो है ना वो सारी चीजों को हम लेके चलते हैं। इसमें जियोग्राफी में हम पंजाब को भी आपको साथ साथ करवाएंगे, लेकिन हमारा जो है ना पूरा वर्ल्ड मैप हमने अंडरस्टैंड करना है ताकि हमारा जो जीके है ना वो प्रॉपर तरीके से अंडरस्टैंड हो जाए, समझ रहे हो ना? पंजाब के हवाले से जो आपका स्पेसिफिक जो आउटलाइन है ना, उसका जो क्लाइमेट स्ट्रक्चर है, उसकी टोपोग्राफी है, उसकी मतलब जितने भी सिस्टम है पंजाब की, उसकी हिस्ट्री है, उसके अंदर क्या कुछ हुआ हिस्ट्री के अंदर, सारा कुछ पंजाब का वो टोटल जो है ना मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह उसका पूरा एक स्ट्रक्चर, एक नोट से बने हुए हैं, समझ रहे हो जिसकी आप बात कर रहे हैं? पंजाब का रिवर जी जी सिस्टम, उसके प्रॉपर तरीके से मेरे पास सारे नोट्स हैं, उसका जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर उसके सारा है, उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, वो सब चीजें हैं, समझ रहे हैं? वो हमने एक सब्जेक्ट के ठीक है। लिहाज से आपको प्रिपरेशन करवा देंगे। लेकिन खाली यहाँ पर जो स्टूडेंट्स ने ईओ की तैयारी नहीं करनी, यहाँ पर डिफरेंट सब्जेक्ट्स वाले स्टूडेंट्स बैठे हुए, डिफरेंट पोस्टों पर जिन्होंने अप्लाई किया हुआ है।
तो सर उनके फिर ग्रुप अलहदा बनाने चाहिए थे आपको। अब मैं बैठ के ये पढ़ रहा हूँ, मुझे ये चीज चाहिए नहीं, फिर ये तो फिर अच्छी बात नहीं है ना। तो चलें, आप अगर आपको नहीं चाहिए मिसाल के तौर पे, तो आप आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप इसको कंटिन्यू करें या ना करें। ग्रुप के अंदर क्लास आई थी, तो फिर जियोग्राफी की क्लास है, मैं समझा मेरा सिलेबस है, मैं देखा तो इंडिया पढ़ा रहे थे आप, इसलिए फिर चलें, कोई बात नहीं, अगर आपको मतलब नहीं है तो आप फिर वो अपना वो तैयार कर लें, कोई मसला नहीं बेटा। चलें ठीक है। सर जी हाँ, जब मेंशन कर दिया करें कि जियोग्राफी के अंदर कब क्या चलें पढ़ाते हैं, ठीक है बेटा, कोई कौन से मसला दिन नहीं, कौन कोई सी बात क्लास नहीं। है। ठीक है, थैंक यू, ओके सर। ओके। अल्लाह। अच्छा जी बेटा, इसका जो है ना लार्जेस्ट जो रिवर है इंडिया का, बेसिकली वो है जी ब्रह्मपुत्र। इसकी टोटल जो लेंथ है जी 3838 किलोमीटर है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र इसका जो है ना लार्जेस्ट रिवर है। सर और आप इसके पालक स्ट्रेट को दोबारा रिपीट करें प्लीज। एक मिनट बेटा, पालक स्ट्रेट बेसिकली बेटा ये इंडिया है ना सारा, इसके बिल्कुल साउथ में आ जाता है जी श्रीलंका। श्रीलंका और इंडिया के दरमियान जो बेटा जो स्ट्रेट बनती है उसको कहते हैं जी पालक स्ट्रेट। समझ रहे हैं? तो यानी पानी के वो तंग पट्टी जो इंडिया और श्रीलंका के दरमियान में, उसको बेसिकली पालक स्ट्रेट कहते हैं। ये पीपीएससी के अंदर सवाल पूछा है। और इसका जो सबसे जो लार्जेस्ट जो रिवर है बेटा वो है जी ब्रह्मपुत्र। ठीक है, सबसे बड़ा, जिसकी जो है ना टोटल जो लेंथ बनती है जी वो 3838 किलोमीटर है जी। ठीक है, टोटल इसकी लेंथ है। फिर उसके बाद इसमें वो पूछ रहे थे कि ताजमहल जो है ना बेसिकली वो आगरा के अंदर है, ताजमहल। ठीक है, तो ये टोटल बेटा हमारा जो है ना आज का वो इंडिया है, कि जिसमें हमने इन सारी चीजों को जो है ना डिस्कस किया, कि इसका जो है ना कैपिटल क्या है बेटा इंडिया का, वो दिल्ली है, न्यू दिल्ली। और इसके बिल्कुल नॉर्थ में हमारे पास जो है ना बेटा वो नेपाल है, भूटान, चाइना, और इधर म्यांमार है, ये आपका जो है ना बांग्लादेश है। और इसके बाद इसके वेस्ट में पाकिस्तान है, और इसके बिल्कुल नॉर्थ वेस्ट में जो है ना कश्मीर पड़ जाता है जी। फिर उसके बाद जनाब इसमें जो है ना ये इंडियन पेनिनसुला है, और सेकंड लार्जेस्ट पेनिनसुला ऑफ द वर्ल्ड ये है। फिर उसके बाद ये जी बे ऑफ बंगाल है, बिल्कुल यानी कि जो समझ लें जी ईस्ट में। और इसके साउथ में जी इंडियन ओशन है, और इसके वेस्ट में जी क्या है, अरेबियन सी है। तो पेनिनसुला की मैंने आपको टर्म बताई थी। पेनिनसुला बेसिकली क्या है कि ऐसा मतलब जो है ना कि लैंड पार्ट, लैंड एरिया जमीन का जिसके एक तरफ खुशकी और तीन तरफ वाटर हो, उसको क्या कहते हैं, पेनिनसुला। तो इंडिया जो है ना वो सेकंड लार्जेस्ट पेनिनसुला है। फिर उसके बाद एरिया के लिहाज से आप देखें जी सेवंथ लार्जेस्ट मतलब जो है ना कंट्री है एरिया के लिहाज से पूरी वर्ल्ड का। इसकी स्टेट्स टोटल कितनी है जी, 28 इसकी स्टेट्स है। और फिर उसके बाद जो लार्जेस्ट जो इसमें स्टेट है वो राजस्थान है, सहरा जो है इसका। ठीक है, और उसके बाद सिंध का जो पार्ट है इसमें तकरीबन 15% जो है ना वो सिंध वाला पार्ट इसका है, इसमें सहरा में। और यहाँ पर थर का सहरा कहलाता है जो सिंध के अंदर है और वो इंडिया के अंदर है। फिर इसकी पालक स्टेट बेटा जो इंडिया और श्रीलंका के दरमियान है, इस स्टेट को क्या कहते हैं जी, पालक स्टेट, जो इंडिया और श्रीलंका में है। ब्रह्मपुत्र बेटा इसका जो है ना वो सबसे लॉन्गेस्ट लार्जेस्ट रिवर है, जिसको क्या कहते हैं जी, सॉरी, इसकी टोटल लेंथ कितनी है जी, ये आपने याद रखनी है, 3838 किलोमीटर। और उसके बाद इसमें जो फेमस जो है ना मुगल बादशाहों के दौर का जी ताजमहल। ठीक है जी, जो मतलब जो क्या कहते हैं जहांगीर बादशाह ने, जो शाहजहां ने जो है ना बनवाया था अपनी बेगम के लिए, नूर जहां के लिए, उसने ख्वाब देखा था जी, उसने इसके लिए वो महल बनवाया। वो इसकी जो है ना एक स्टेट है जी आगरा, वो यहाँ पर कोई जो है ना वो इसकी एक स्टेट है जी आगरा। ठीक है, और ये दक्कन स्टेट है इसकी, दक्कन, इसको दक्कन पेनिनसुला भी कहते हैं, दकान पेनिनसुला। इंडिया के इस पेनिनसुला को डकान पेनिनसुला भी कहते हैं। दक्कन स्टेट यहाँ पर है, और उसके बाद ये आगरा है, यहाँ पर ताजमहल है, और ये दिल्ली है जी, और ये इंडिया है साहब। ठीक है, तो ये समझ आ गया बेटा आप सबको? सर ये ताजमहल किस दरिया के किनारे है, जमुना? यमुना, यमुना दे रहा है, यमुना दरिया।
यमुना रिवर है कि यमुना रिवर, ठीक है, उसके ऊपर जो है ना ये दरिया वाक़ है, ये सॉरी ताजमहल जो वाक़ है। ये कब बनाया था, किस साल बनाया था? जी शाहजहां ने तो ये ताजमहल किस साल बनाया था, किस डेट सब को बनाया था यानी कि पालस स्ट्रीट ताजमहल? नहीं सभी ताजमहल किस डेट को बनाया था? मादरत बेटा मुझे ना आपकी समझ नहीं आ रही, कोई और बता दे क्या पूछ रहे हैं। सर ये स्पेसिफिकली आप एमओडी की प्रिपरेशन करवा रहे हैं? जी बेटा, उसमें ना आपको सिलेबस इंशाल्लाह हम शेयर करेंगे, आउटलाइन वगैरह सारी चीजें। तो उसमें ना मैं ये चीज समझाने की कोशिश कर रहा था भाई को, उस स्टूडेंट को जिसको शायद वो प्रॉपर तरीके से अंडरस्टैंड नहीं कर पाए। देखिए पीपीएससी में हमेशा जो है ना वो एक चीज आप जहन में रखें, जो वर्ल्ड जियोग्राफी है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, ठीक है। और मेरी आदत ये होती है कि मैं ज्योग्राफी के साथ साथ जितने भी मतलब जनरल नॉलेज की चीजें होती है वो मैं शेयर करता हूँ, जो पीपीएससी का जो है ना पार्ट है। पीपीएससी के अंदर जो चीजें बार बार पूछी जाती हैं, तो इसीलिए जो है ना जियोग्राफी प्लस जीके ये हमारा साथ साथ इकट्ठा कंबाइन चलता है, और ये मैं कंट्री टू कंट्री करवाता हूँ, ताकि आपको अच्छे तरीके से जो है ना एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। शुक्रिया सर, शुक्रिया। ठीक है जी। सर अभी आपके इसमें साथ इंशाल्लाह ग्रुप के अंदर जो है ना उसकी आउटलाइन भी शेयर करेंगे एमओडी की, और उसके साथ साथ जो है ना हम उसको इंशाल्लाह अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट्स, क्योंकि बाकी टीचर्स भी है ना, बाकी टीचर्स के जो सब्जेक्ट्स हैं जो उसके आउटलाइन है वो इंशाल्लाह करवा देंगे, और जो हमारा जो मतलब उसका आउटलाइन का पार्ट है इंशाल्लाह वो जीके का और आपके जियोग्राफी के हवाले से, तो इंशाल्लाह वो मैं कवर करवा दूंगा। बाकी इंग्लिश का जो पार्ट जी, सर इंग्लिश 30% है ना इसमें? इंग्लिश इसमें बेटा 30% है। और जो स्क्रीनिंग टेस्ट है ये इसकी स्क्रीनिंग टेस्ट के कितने % मार्क्स होने चाहिए जो हम अगली स्टेज में जा सकते हैं? इसके बेटा मैं ना कंफर्म तो नहीं कह सकता, सर वाजिद साहब इसके बारे में बेहतर आपको बताएंगे, इसके टोटल मतलब यानी कितने % होंगे। ठीक है सर। सर हाँ जी एक्सक्यूज लेकिन मी सर, जी जी सर मेरा ये क्वेश्चन था कि अगर हम एमओडी में इंटरमीडिएट की बेस पे अप्लाई करते हैं तो क्या टेस्ट सेम होगा? ये सिलेबस भी थोड़ा सा चेंज करते हैं, मतलब कि अगर 16 ईयर एजुकेशन है तो उसका पेपर थोड़ा डिफिकल्ट होगा, सारी बातें पोस्ट भी आए हैं, लेकिन अगर हम इंटरमीडिएट की बेस पे करते हैं तो फिर क्या सीन होता है सर? तो डेफिनेटली उसी ग्रेड के हिसाब से होगा, क्योंकि लाजमी तो नहीं है कि हर बच्चे जो है ना वो एमए वाले ही अप्लाई करेगा, उसमें इंटरमीडिएट वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन सर सब्जेक्ट सेम होंगे और वो जो स्टेप है मतलब जितने फेज से गुजार के उन्होंने लेके जाना है फाइनल तक, तो वो सारा सेम होगा, मतलब ये जी बिल्कुल बहुत करेंगे। जी, अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ द स्टूडेंट्स, यानी जो उन्होंने दिए है ना, जो आपकी क्वालिफिकेशन पूछी है उसी हिसाब से वो जो है ना आपको पेपर बना के देंगे। ऐसा तो नहीं है कि मतलब बहुत ज्यादा आपको जो है ना वो डिफिकल्ट और वो 16 ईयर एजुकेशन बेस बना के दे देंगे, ऐसा भी नहीं है। जस्ट आपसे वो क्वेश्चन करेंगे आपके मतलब यानी कि पोस्ट के लेवल के हिसाब से। तो सर फिर तैयारी कैसे मतलब करें? बेटा मैं कह रहा हूँ कि आउटलाइन आपके साथ सर ने शेयर नहीं की अभी तक ग्रुप में। नहीं सर अभी तक नहीं आई आउटलाइन। वो अभी ना लेक्चर के बाद आउटलाइन आपके साथ शेयर करेंगे सर वाजिद साहब, उस आउटलाइन को फॉलो करेंगे, फिर उसके बाद इंशाल्लाह चीजें वो डिसाइड हो जाएंगी। ठीक है ठीक है सर। जी ठीक है जी सर। सर इसका अभी वो लिंक वगैरह आ गया उसका या नहीं? जी प्रियंका भी अप्लाई हो सकता काइंडली है, व्हाइट बोर्ड की फर्स्ट अपने मोबाइल मार्च से लास्ट डेट। ये अपने मोबाइल से ये बेटा ये चीजें वो ग्रुप वाली तो इंशाल्लाह वो सर से वाजिद साहब इनको ना अच्छे तरीके से डील कर लेंगे। वो वहां पर जो है ना आपको सेंड कर देंगे, इसका टोटल क्राइटेरिया क्या है, इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इसके यानी कि परसेंटेज मार्क्स कितने होंगे, सारा कुछ इंशाल्लाह वो आपके साथ अभी ग्रुप में शेयर कर देते हैं। ठीक है सर जी अपने मोबाइल से ना ये जी ठीक व्हाइट है बोर्ड सर। की पिक बना के भेज दें, वो इधर से ठीक आएगी। जी मैं भेज देता हूँ इंशाल्लाह, भेज देता हूँ। सर आगे चले आगे। जी आगे स्टडी करें बस। सर क्लास मुकम्मल नहीं होगी? आज बेटा हमने ना वो मतलब इसको इंडिया को मुकम्मल की है, तो जी इंशाल्लाह जो है ना हम अपनी जो क्लास जो नेक्स्ट होगी ना उसमें हम तो कम से कम 3 या 4 जो कंट्रीज है ना, ये देखे मैं आपको दिखाता हूँ।
नेक्स्ट यानी कि जो क्लास है इसमें आपका नेपाल ये कवर होगा, भूटान कवर करेंगे, म्यांमार को इंशाल्लाह करेंगे और बांग्लादेश को करेंगे। 1 2 3 4 ये 4 कंट्रीज को इंशाल्लाह कवर करेंगे। ठीक है। इस जो आज लेक्चर हुआ है उसका रिकॉर्डेड लेक्चर मिल जाएगा, क्योंकि मैंने लेट ज्वाइन किया है। जी जी, रिकॉर्डेड लेक्चर भी आपको मिल जाएगा और उसके साथ आपको स्क्रीनशॉट भी इसके मिल जाएंगे, और अगर बच्चों ने इसके वो बनाए नोट्स वगैरह तो वो भी इंशाल्लाह मैं शेयर करवा दूंगा। ठीक है। जी सर ठीक है। हाँ जी, आप ना बस क्लास में फोकस करके एक दफा आए और इसको प्रॉपर तरीके से अपने लेक्चर को कंटिन्यूसली लें, इंशाल्लाह आपको फायदा होगा इन चीजों का। आप प्रॉपर अपने नोट्स बनाते जाएं और पूरी तवज्जो के साथ अपनी क्लासेस लें, रेगुलरिटी के साथ क्लासेस लें, किसी क्लास को मिस ना कीजिएगा, तो इंशाल्लाह ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। इतना कोई मुश्किल काम नहीं है। ठीक है। तो फायदा होगा इंशाल्लाह आपको। ये जीके वगैरह ये सारा साथ साथ चलता रहेगा, और जियोग्राफी वगैरह हर चीज आपको प्रॉपर तरीके से इंशाल्लाह मैं क्लियर करवा दूँ। तो समझ लें कम से कम ये 20 मार्क्स का जो है ना, ये आपका जो पेपर है ये इंशाल्लाह इसमें से कवर हो जाना है। 20 प्लस ही हो सकता है, कम नहीं होगा। बाकी दूसरी चीजें हैं जो इंग्लिश को पढ़ा रहे हैं, उसके अलावा जो जनरल साइंस है वगैरह जो दूसरे उनको इंशाल्लाह सब्जेक्ट्स को लेके चल रहे हैं, कंप्यूटर को, आपका एक मेरे पास इस्लामियात है जी, और उसके बाद एक उर्दू का जो है ना वो है। तो इसमें इंशाल्लाह रेलेवेंट जितने भी नोट्स हैं, इंपॉर्टेंट चीजें हैं, पास्ट पेपर्स के जो क्वेश्चंस हैं, वो सारा डेटा इंशाल्लाह आपको मिलता रहेगा। सर मेरा ये मैंने पहले भी आपसे पूछा था, मतलब ये कि एक दिन में सिर्फ एक सब्जेक्ट की क्लास होगी या डेली डिफरेंट क्लासेस होंगी? नहीं नहीं, वो अलग अलग बेटा चेंज होती रहेंगी। अब आपके नेक्स्ट मतलब कल इंग्लिश की क्लास भी हो सकती है, कंप्यूटर की भी हो सकती है। ठीक है। वो ठीक है, ये वो है सारे कि सब्जेक्ट से प्रॉपर सारे स्केड्यूल मिल सब्जेक्ट जाए ना उसके अकॉर्डिंग ही। मेरी बात सुने बेटा, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। देखें, आपने अपनी जो प्रिपरेशन करनी है वो सब्जेक्ट्स के हिसाब से करनी है, सब्जेक्टिव तैयारी करनी है, और हर सब्जेक्ट को अच्छे तरीके से आपने प्रिपेयर करना है। अब फॉर एग्जाम्पल एक बच्चा है जी, उसके नंबर आए जी 75, मिसाल दे रहा हूँ जी, उधर मेहनत बात जाता है जी 76 का, नंबर कहाँ से कट गया जी? मैथमेटिक्स का एक क्वेश्चन गलत हो गया था, या फॉर एग्जाम्पल उर्दू का जो है ना, ये उर्दू के 2 या 3 एमसीक्यूज गलत हो गए थे। ये बात बता रहा हूँ ना। अगर आप उसको सब्जेक्टिव तरीके से लेके चलेंगे तो इंशाल्लाह आपको फायदा होगा, आपके मार्क्स भी अच्छे आ जाएंगे। बात का स्टूडेंट्स क्या करते हैं जी, वो कहते हैं जी वो लकीर के फकीर, वो पास पेपर्स को जो है ना रट्टा लगाना शुरू कर देते हैं, और पेपर जो है ना वो थोड़ा सा वो चेंज करके दे देता है, कंसेप्चुअल तरीके से दे देता है। वो फिर बच्चे कहते हैं जी पास पेपर्स में से भी नहीं आया, तो आप क्या करें? क्योंकि बच्चे के पास तो नॉलेज सिर्फ पास पेपर्स का है, उसके पास कॉन्सेप्चुअल नॉलेज तो नहीं है, तो इसीलिए जो है ना वो मेरिट इवेंट का नाम नहीं आता। तो इसलिए बेहतर ये है कि जिस तरह हम यहाँ पर एक सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट तैयारी करवा रहे हैं ना, उस हिसाब से आप चीजों को लेके चलें। अगर आप मिसाल के तौर पे बस वो रटी रटाई चीजें या वो पास पेपर्स उन्हीं को रट लेंगे, तो आप कंपटीशन में नहीं जा सकते प्रॉपर। समझ गए ना बात को? जी सर ठीक है। हाँ जी, इस तरीके से सब्जेक्ट्स को लेके चलें ताकि आपको एक एक कॉन्सेप्ट आपके जो है ना वो क्लियर हो, और आपको जो है ना हर चीज का पता हो, और ये चीजें इंशाल्लाह आपको इंटरव्यू में भी जो है ना हेल्प करेंगी। चलें जी, अब इस क्लास को इंशाल्लाह यहाँ वाइंड अप करते हैं, फिर उसके बाद मिलते हैं जी नेक्स्ट क्लास में। आउटलाइन मैंने आपको बता दी जी, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश इंशाल्लाह नेक्स्ट उसमें लेक्चर में हम करेंगे इन चारों कंट्रीज को डिटेल के साथ। जी सर इंशाल्लाह। हाँ जी, इंशाल्लाह स्पीडली करेंगे, एक ही कंट्री नहीं करेंगे, अब 3 3 4 4 5 5 भी कर लेंगे। वो तो जस्ट मैंने आपको जो ना आज अपना वो सारा मेथड जो है ना आपको समझा दिया है, किस तरीके से इंशाल्लाह चीजों को लेकर। तो मेरे ख्याल से दिन क्लासेस का स्केड्यूल इस तरह से होना चाहिए कि एक मॉड्यूल को अगर लेके चल रहे हैं, लेट्स सपोज के भी जियोग्राफी का स्टार्ट हुआ है, तो फिर जियोग्राफी ही चलना चाहिए अनटिल अनलेस ये कंप्लीट ना हो जाए, फिर उसके बाद बाकी जो है वो मॉड्यूल स्टार्ट हो जाए, फिर क्योंकि फिर उस तरह अल्टीमेटली फोकस जो है वो डाइवर्ट हो जाएगा। वो इस तरह होता है ना बेटा, अब दरमियान में आपका कोई और भी तो मतलब जो है ना पेपर हो सकता है ना, तो साथ साथ चले, थोड़ा थोड़ा सबका टच रहे ना, तो वो ज्यादा फायदा होता है। अगर वो सारी कंटिन्यूसली एक ही सब्जेक्ट की क्लासेस चलती रहेंगे, एक में तो आप ग्रिप कर लेंगे लेकिन बाकी सब्जेक्ट्स आपके लूज हो जाएंगे। तो वो थोड़ा थोड़ा सारे वो चलता रहे ना, क्योंकि आपने माशाल्लाह मास्टर तो सबने तकरीबन किया होगा, तो बेसिक चीजें तो सबकी क्लियर है, बट ये कि आपने यहाँ पर चीजों को थोड़ा सा रिवाइज करना है, दोबारा से अपने आप को डेवलप करना है, चीजों को अच्छे तरीके से सेट करके, मतलब जो है ना उनकी उस पर आपने कॉन्सेप्ट्स को मजबूत करना है। समझ रहे हैं ना? तो इस तरीके से वो ज्यादा बेहतर हो जाएगा, वरना तो एक ही मतलब क्लास चलती रही ना, कोई 1 2 3 4 वीक तक फॉर एग्जाम्पल, तो बच्चे बोर हो जाते हैं, और सम टाइम क्या होता है एट द एंड वो क्लासेस को छोड़ के चले जाते हैं।
तो इंटरेस्ट को मेंटेन रखने के लिए जरूरी है कि जी वो आप थोड़ा सा बदल बदल के पढ़ते रहे। आप जो यहाँ पढ़ते हैं उनको अच्छे तरीके से तैयार कर लें, और डेली का सिर्फ एक पेपर जो है ना पास्ट पेपर्स वो तैयार कर लें, बस वो इतना काफी होता है। एक पास्ट पेपर को अच्छे तरीके से चारों ऑप्शंस के साथ तैयार करेंगे ना, तो बहुत अच्छा डेटा इंशाल्लाह आपके पास मिलता रहेगा। तो इन चीजों को बेटा आपने फॉलो करना है कि रोजाना एक पास्ट पेपर पकड़े, उसको अच्छे तरीके से तैयार करें, विद इन 3 मंथ के अंदर आपकी अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी। क्या ख्याल है? बिल्कुल सर। हाँ जी, इस फार्मूले को अपना ले बेटा, संडे को भी ना छोड़े, संडे वाले दिन भी आपने एक पास पेपर तैयार करना, अपना एक टाइम टेबल बनाएं। वो 3 माह बाद आएगा रिटन टेस्ट? सर्जेंट का रिटन टेस्ट होगा पैरा फोर्स में, वो 3 माह बाद आएगा? तकरीबन बेटा 3 मंथ लग जाने, मेरा जहां तक मतलब 3 माह के करीब करीब टाइम मिल जाना भी आप देखे ना। जो इन्फोर्समेंट का भी रिसेंटली वो हुआ है, फिजिकल टेस्ट हुआ है, तो उसका रिटर्न एग्जाम कब तक एक्सपेक्टेड है? अभी आपने अप्लाई कर दिया उसके लिए पीपीएससी सर के ऊपर जो दोबारा अप्लाई करना है? सर वो मेरे ख्याल से आ गई है या नहीं आई? मेरे ख्याल से अभी वो आई नहीं। अभी नहीं आई बेटा, अभी तो मेल नहीं आई, मेरी बात सुने, अभी आप मेल नहीं आई, तो जब वो आपको टाइम देंगे कम से कम 10 से 15 दिन का अप्लाई करने का, समझ रहे हो ना? 10 से 15 दिन तक मतलब उसका अप्लाई का टाइम मिलेगा, फिर उसकी सेटिंग मीटिंग होगी, डेफिनेटली ईद के बाद जाएगी, कंफर्म्ड है। तो 2 माह तो मस्ट है, उसके मतलब 2 माह प्लस 2 और 3 माह के दरमियान में टाइम मिल जाना है आपको। जी ठीक है सर, ठीक है, मतलब अभी 2 मंथ्स मतलब हैं। 2 मंथ तो कंफर्म्ड है, 60 डेज आपके पास है अभी 100%। ठीक है सर, थैंक यू। हाँ जी, तो आप इस तरीके से ना बिल्कुल नॉर्मल तरीके से इंशाल्लाह तैयारी करते रहें, चीजों को अकॉर्डिंग टू द आउटलाइन देखते रहें, तैयार करते रहें, यहाँ से जो ये जो सिस्टम चल रहा है इसको अच्छे तरीके से मैनेज करते रहें, तो इंशाल्लाह अच्छी प्रिपरेशन आपकी हो जाएगी। ठीक है, बाकी रिकॉर्डेड लेक्चर इंशाल्लाह आपको मिल जाएंगे, और इसकी लेक्चर्स की जो ना वो पिक्चर्स वगैरह जो होती है वो भी इंशाल्लाह आपको मिल जाएंगी। आप बस तैयार करते रहें, डेली का जो ना एक पास पेपर जो है ना वो पीपीएससी का जो है वो 2025 का उठा लें, तो उसमें से रोजाना एक ही जो है ना पास पेपर तैयार करें। उसके मेरे ख्याल 56 पेपर्स है टोटल, 2025 से बहुत ज्यादा पेपर्स हुए हैं, तो इसीलिए 2025 को अच्छे तरीके से तैयार करें। कम से कम आपके 5,500 एमसीक्यूज बन जाते हैं अगर मतलब आप 56 पेपर्स को तैयार कर लेते हैं, 56 पेपर्स को, तो अच्छा आप मतलब जो है ना वो उसको प्रिपेयर कर सकते हैं। तो जाहिर है कि जो करंट जो आपके पास पेपर्स हैं तो उनसे पेपर जो है ना वो ज्यादा मतलब मैच कर जाता है, मिल जाता है। ठीक है तो सर, थैंक यू। हाँ जी, ओके जी बेटा, फिर इसको वाइंड अप करते हैं, क्लास में इंशाल्लाह मिलते हैं जी अपनी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह जी वो पूछे ना जी सर, सर्जेंट का जो पेपर है वो पीपीएससी के थ्रू होगा या मेरा डिपार्टमेंट खुद जो है ना कंडक्ट करेगा? तो ये इसका तो जो है ना बेटा, चूंकि सर्जेंट का ये मेरे ख्याल से ये डिपार्टमेंट की तरफ से ही होगा सर्जेंट का।